जी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि अहबाब के इल्म में है कि आज डिजिटल मीडिया वर्कशॉप में हमारी मेहमान लेक्चरार हैं मोहतरमा तहसीन रियाज साहिबा। आप कंटेंट राइटर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और आपकी गुफ्तगू का उन्वान है कंटेंट राइटिंग बिस्मिल्लाह कैसे करें। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आज का सेशन भी दीगर सेशंस की तरह आप अहबाब के लिए इंशाअल्लाह शानदार होगा। तो मैं मुल्तमिस हूँ मैम तहसीन रियाज साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अहलन व सहलन मरहबा। इस्लामिक राइटर्स मूवमेंट पाकिस्तान की टीम की तरफ से, इस्लामिक राइटर्स ख़वातीन विंग की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप बहुत कंटिन्यू शुक्रिया। कर सकती हैं। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, इसके बाद हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जी, तो स्क्रीन आप सबको शो हो रही होगी। आवाज़ क्लियर है? जी मैम, आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी शेयर हो गई है आपकी। ओके, दैट्स परफेक्ट। जी, तो जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाह कैसे करें, हाउ टू बी अ कंटेंट राइटर। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कितनी किस्म की राइटिंग्स होती हैं, और एक्चुअली आपको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है। एक आपको प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा कि आपका जो पहला आर्टिकल है वो चाहे इंग्लिश में हो चाहे उर्दू में, वो कैसे आपने लिखना है। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में करते हैं, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्लाइंट्स कैसे हासिल करेंगे, और ऐसे कौन से टूल्स हैं जो आपकी राइटिंग जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम आपके जो भी सवालात होंगे उनका उन पर बात की जाएगी, उनको डिस्कस किया जाएगा और आपके इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंटेंट राइटिंग में आपके पास एक तो दो तरह की ऑप्शंस हैं। सबसे पहली बात यह है कि कंटेंट राइटिंग होती है दो तरीके से। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक इंग्लिश में और उर्दू में। ठीक है। तो जो हमारी ये वर्कशॉप है ये दोनों को ही कवर कर रही है। उस पे जो दोनों के लिए फिजिबिलिटी है, चाहे आप इंग्लिश राइटर हैं चाहे आप उर्दू राइटर हैं। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर है। सो अब बात करते हैं कि राइटिंग इज़ अ करियर, इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, या आपके लिए क्यों जो है वो चूज़ करना चाहिए। यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो राइटिंग की एक आपके पास स्किल है ना, वो चाहे उर्दू है या इंग्लिश है, वो हर एक बिजनेस के लिए, चाहे वो बिजनेस स्मॉल बिजनेस हो, वो चाहे आपकी जातियात के लिए हो, लिखना जो है वो आपकी एक बहुत बड़ी स्किल है। जिंदगी में आपके कभी ना कभी वो काम जरूर आएगी। एक चीज, जो दूसरी चीज ये है कि हर बिजनेस को राइटर की जरूरत होती है। आप जैसे सोशल मीडिया पर देखते हैं, फेसबुक पर भी देखते हैं कि इंग्लिश में तहरीरें आ रही होती हैं, उर्दू में आ रही होती हैं। ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे ये भी एक ग्रुप है, यहाँ पर भी उर्दू कंटेंट जो है वो लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, पसंद किया जाता है। इसी तरीके से हर बिजनेस को भी एक राइटर की ज़रूरत होती है जो उनके बिजनेस मैसेज को कन्वे करता है। आप देखते हैं यूट्यूब पर कितनी वीडियोस आती हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड भी हैं, वो एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड हैं। वो सारी स्क्रिप्टेड होती हैं, उनको लिखने वाला भी एक राइटर होता है। राइटर का जो स्कोप है, अगर उसकी बात की जाए तो इसको बहुत स्कोप है। एवरग्रीन एक स्किल है राइटिंग की, जिसमें आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप पहले सर्टिफिकेट आपने किसी सब्जेक्ट में इंग्लिश में या उर्दू में पहले मास्टर किया होगा तभी आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज आप जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन, इन फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग में आपकी जो स्किल सेट होती है, जो आपकी महारत होती है, वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है। वो आपकी डिग्रीज नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ आपका काम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इंटरनेशनली
नेशनली गिग्स ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पे आप एज राइटर काम कर सकते हो। चाहे आप एजुकेशनल राइटर हो, चाहे आप एंटरटेनमेंट राइटिंग करते हो, या चाहे आप मज़ाहिया जो है वो लिखते हो, हर तरह का राइटर जो है उसको इंडस्ट्री कबूल करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग एक्चुअली जो है वो, अगर इसको डीपली समझें तो कंटेंट राइटिंग होती क्या है। इसमें सिर्फ ये होता है कि जो कंटेंट राइटिंग है वो ज़्यादातर एजुकेशनल होती है। कंटेंट राइटर से मुराद ये है कि एक ऐसा पर्सन है जो कि एजुकेशनल कंटेंट जो है वो ज़्यादा लिखता है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग एक कम्युनिकेशन होती है कि जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं टू मेक अ सर्टेन डिसीजन। कि वो अब जैसे कि सपोज एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई इशू है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो आप उसको सर्च करते हो ऑन गूगल और आप देखते हो कि बहुत सारे उस टॉपिक पर ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं। तो वो एक मेडिकल राइटर होता है जो कि वो उसके उस पर उसने बात की हुई होती है। उस ब्लॉग को रीड करने के बाद यू गेट द इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर इशू। तो फिर आपको पता चलता है कि ओके, इज इट टेम्परेरी, या फिर ये एक कोई इतना सीरियस मसला है कि जिसके लिए कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो कंटेंट होता है, जो आर्टिकल्स, जो ब्लॉग्स होते हैं, वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होते हैं। इसमें हम इसके एग्जांपल्स तो देखें तो इसमें आता है कि ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, वो चाहे इंग्लिश में है या उर्दू में या किसी और भी जुबान में है। वेबसाइट कॉपी होती है, वेबसाइट कंटेंट होता है, ईमेल्स होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं। इस तरीके से कंटेंट राइटिंग की बहुत सारी आगे टाइप्स हैं जिनको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि आप जो है क्या क्या जो है आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको हम अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो रिसर्च में बहुत इंटरेस्टेड हैं, जिनको एक बात की गहराई में जाना बहुत पसंद है और उनको रिसर्च करना पसंद है और एजुकेशनल और संजीदा कंटेंट वो लिखते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी है फॉर्म जिसमें आप इंजॉय करोगे और अपनी उसमें रिसर्च कर सकोगे, एक्सप्लोर कर सकोगे और एक एजुकेशनल कंटेंट आप क्रिएट कर सकोगे। सपोज आप फिर लिख रहे होगे ब्लॉगर्स के लिए, ब्लॉग्स लिख रहे होगे, आर्टिकल्स लिख रहे होगे, गाइड्स लिख रहे होगे, वेबसाइट पेजेस लिख रहे होगे और न्यूज़ लेटर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको सेल्स जो है वो अट्रैक्ट करती है और या ऐसे पर्सन है जो ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं जो अगले को मजबूर करे, क्योंकि आपने ये सेल, आपने परचेज करना है कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस, तो आपके लिए है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसमें आप सामने वाले को मजबूर करते हो टू बाय अ प्रोडक्ट। वो मजबूर करना ऐसा नहीं होता कि आप उसकी जो है वो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज बाय आवर प्रोडक्ट। नो, बट इट इज लाइक दिस कि आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस ऐसे करते हो इस तरीके से। क्लाइंट का प्रोडक्ट है या आपका प्रोडक्ट है, उसकी जो उसकी तारीफ है वो इस अंदाज में करते हो कि लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट उनकी या तो ज़रूरत है या बस अच्छा है इसलिए परचेज कर लें, या फिर उस कंटेंट, उस प्रोडक्ट की हम वैल्यू इस तरीके से जो है वो पेश कर देते हैं कि लोगों को लगता है, हालांकि उनको चाहिए नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं बहुत ज़रूरी है, तो आगे चल के कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा, तो ले ही लेते हैं। इस तरीके से आप लोगों को परजुएट करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो थ्रू योर राइटिंग। राइटिंग में कैसे कि आप उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, आप बता रहे हो उसके यूजेस क्या हैं, आप बता रहे हो कि किस तरीके से वो इस्तेमाल हो सकता है, आपके लिए कैसे मुफीद है। जैसे आप देखते हो कि अब एड्स जो है वो चलते हैं सोशल मीडिया पे या टीवी पे या यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम करते हुए हमारे सामने कुछ एड्स आती हैं, उस एड्स में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए होते हैं वो कॉपी राइटिंग ही एक फॉर्म होती है। अब कॉपी राइटिंग आपको लैंडिंग पेजेस में भी मिलेगी, आपको प्रोडक्ट पेजेस पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की सूरत जो है मिलती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में दराज बहुत इस्तेमाल होता है, अब उसमें जो हर एक वीडियो अटैच होती है, हर प्रोडक्ट की दिखा रहे होते हैं, फिर इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। इसके अलावा जो रिव्यूज होते हैं वो सारे जो है वो
कॉपी राइटिंग के जुमरे में आते हैं। ऑल दो रिव्यूज जो है वो, हर एक रिव्यू लिखा हुआ नहीं होता, परचेज किया हुआ नहीं होता, लेकिन उस रिव्यू से भी आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है एनी हाउ। इसके अलावा अगर आपको पसंद है स्टोरीज, अगर आप बहुत अच्छी कहानियां लिख सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है, तो आप जो है वो क्रिएटिव राइटिंग आपके लिए एक फील्ड है जहाँ पर आप स्टोरीज लिख सकते हो। शॉर्ट स्टोरीज हो सकती हैं, फिक्शन राइटिंग हो सकती है, स्क्रिप्ट हो सकती हैं, और पोएम्स वगैरह हो सकती हैं। ये आपकी अपनी हॉबी होती है, एक इंसान को पसंद होता है कि वो लिखता है शॉर्ट स्टोरीज भी, पोएम्स भी, एंड इस तरीके से। तो इट इज ऑल्सो available option for you that you can be a creative writer as well. इसके बाद अगर आप हैं टेक्निकल बंदे, तो आपके लिए टेक्निकल राइटिंग की ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझा रहे होगे। ठीक है, अब इसमें ये हो सकता है टेक्निकल वे, इसमें इसमें है कि एनुअल्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, एसओपीस होते हैं, इसके अलावा मेडिकल टर्म्स होती हैं, उनको आप एक्सप्लेन करते हो इन इजी वर्डिंग के, एक आम आदमी को भी उसकी आपकी बात जो है वो समझ आ जाए। तो टेक्निकल राइटिंग वो बिजनेस राइटिंग भी हो सकती है, और उसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकोगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे एक ऑप्शन है। स्क्रिप्ट राइटिंग में आप जो वीडियो होती है उसकी जो स्क्रिप्टिंग होती है वो आप करते हो। अब वो वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी हो सकती है, एजुकेशनल पर्पस के लिए भी हो सकती है, लेकिन वीडियो में जो सामने शख्स है वो क्या बोलेगा, वो क्या नहीं बोलेगा, वो एक स्क्रिप्ट राइटर जो है लिखता है, और वो उस हिसाब से आगे सामने वाला प्रेजेंटर जो होता है वो बोलता है। तो आपके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। आप इंग्लिश में भी स्क्रिप्ट की ऑफर कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है यूएक्स राइटिंग का। यहाँ पर आप ये देखते हो कि ये एक माइक्रो कॉपी होती है इनसाइड एप्स एंड वेबसाइट्स। ठीक है, यानी कि आप जब किसी वेबसाइट पर जाते हो या आप कोई ऐप जो इस्तेमाल करते हो, जैसे व्हाट्सएप भी है जो जो हर एक पर्सन के पास है, तो उसमें जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं उन ऑप्शंस की, या जो फंक्शंस हैं व्हाट्सएप के, तो उसके ऊपर उनका जो नाम लिखा हुआ है कि ये फंक्शन है, तो उसका ये नाम है, टूल्स हैं या बटन्स हैं या कॉल लॉग है, वो सारी जो है वो यूएक्स राइटिंग में आ जाते हैं, जिसमें आप स्ट्रेटेजी के लिए जो है वो एप्स में या वेबसाइट्स के जो ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, उनको एक ऐसे नाम देते हो जो हर एक पर्सन को के लिए इजी होता है उसको अंडरस्टैंड करना और उसके इंटरफेस को समझना। इसके बाद आ जाती है कंटेंट एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग की सर्विस। यहाँ पर आप इस तरीके से होता है कि आपके पास कोई बुक हो गई, या आपके पास कोई आर्टिकल आ गया, या ब्लॉग आ गए, या किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट, किसी भी फॉर्म का लिखा हुआ वो आपके पास आया, और आपका काम है एडिटिंग का। उसको आप रीड करोगे, देखोगे उसमें कोई कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, कोई उसमें पंक्चुएशन के एरर्स तो नहीं है, कोई ऐसी सेंटेंस तो नहीं लिखे हुए जो कि रीड करने में बहुत वेयर्ड लग रहे हैं। तो उनको जो है वो आप ठीक करते हो। कोई मिस्टेक्स हुई भी हैं तो उनको आप हाईलाइट करते हो, और उनको फिर एडिट करके उसकी सारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके फिर आप जो है वो रिवर्ट कर देते हो। तो ये आ गई आपकी सर्विस कंटेंट एडिटिंग की। तो कंटेंट राइटिंग एक महदूद फील्ड नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हैं जो आप कर सकते हो, और उनमें जो है मैंने सात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। आप सबको समझ आ रही है आवाज? और कोई कॉन्सेप्ट, कोई इशू तो नहीं आ रहा? मुझे मैसेज में भी बता दें ताकि मेरे लिए भी नहीं, इजी हो। आवाज़ तो क्लियर है। ठीक है, बाकी सबको समझ आ रही है? ओके, ओके, गुड उसामा, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऐसी, हम अगर अब हमें राइटिंग का तो शौक है, लेकिन अब अगर हमने इसको प्रोफेशनली एक अपनी फील्ड बनाना है और फ्रीलांसिंग करनी है, अपनी अपनी राइटिंग स्किल्स ऑफर करनी है, तो हमें किस तरीके से इसको करना होगा?
तो स्किल्स इसमें ये चाहिए होती हैं कि आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी अपनी राइटिंग में कोई एरर्स नहीं हो। अगर उर्दू राइटिंग है तो इमला में गलतियां नहीं हो, और इंग्लिश में है तो कोई सेंटेंस की प्रॉब्लम्स नहीं हो, और आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो या आपकी उर्दू परफेक्ट हो, जो भी आपने जिस भी जुबान में लिखना है तो वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी रिसर्च स्किल जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। राइटिंग ठीक होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है रिसर्च, कि आपकी रिसर्च स्ट्रांग है। अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप जो है उसको इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिसर्च में तो अब आपके पास बहुत सारे टूल्स भी हैं, एआई भी है, इसके अलावा आप डीप सर्च भी कर सकते हो, ब्लॉग्स रीड करके। इस तरीके से आपको बहुत इन डेप्थ रिसर्च करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग अच्छी हो और रिसर्च अच्छी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाती है ग्रामर। आपकी ग्रामर की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटेंट। अब ये एक वर्ड है इंटेंट, इंटेंट का क्या मतलब है? इंटेंट का मतलब ये होता है कि एक मकसद। अब जैसे मिसाल के तौर पर आज की जो हमारी कंटेंट राइटिंग की वर्कशॉप है, तो इसका इंटेंट क्या है, इसका मकसद क्या है? टू एजुकेट यू ऑल, आप सबको ये बताना कि आप सब कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हो, इसी वजह से आप यहाँ पर मौजूद हो, आपने टाइम निकाला है, आप जो है इजी हो के यहाँ बैठे हो, आप सुन रहे हो। तो इसका मकसद ये है कि मैं जो आपको चीजें समझा रही हूँ वो आप समझो और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। राइटिंग में ये होता है कि हर एक पीस ऑफ राइटिंग जो होता है उसका एक मकसद होता है। जो आप पोस्ट भी करते हो तो उसका कोई मकसद होता है ना, आप कहते हो या तो ऑडियंस को पसंद आए वो उसके पजीराई करें, उसके बाद जो है वो और लोगों के साथ शेयर करें ऐसे। या फिर अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, आपने उसके बारे में जो है वो पोस्ट लगाई है, कोई बिजनेस आप करते हैं, आपने उसके बारे में पोस्ट लगाई है, तो उसका क्या मकसद है कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानें, आपके बिजनेस के बारे में जानें और आपसे प्रोडक्ट परचेज भी करें, राइट। इसी तरीके से जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हो तो उसका एक मकसद होता है। या तो वो एजुकेशन पर्पस के लिए होता है कि ऑडियंस एजुकेट फॉर उस टॉपिक के हवाले से, या फिर आपका मकसद होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है वो लोग परचेज करें, ठीक है। तो उस इंटेंट के हिसाब से आप लिखते हो। अगर आपका मकसद है एजुकेट करना तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, आप रिसर्च करोगे उस एक एक्स वाई जी टॉपिक पर, और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, उसकी इश्यूज, उसके कंसर्न्स, उसके प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो सारी चीजें आप ओपनली बताओगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अब एक आम चीज है कि अगर आपको वेट आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आप एक आर्टिकल लिख रहे हो उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं वेट लूज करने में, ठीक है। तो अब आप उस आर्टिकल को या पोस्ट को कैसे लिखोगे? आप सबसे पहले एड्रेस करोगे कि ये जो है मोटापा जो है वो हर बंदे का आजकल मसला है। अब फिर आप बताओगे मोटापा क्यों होता है, उसमें आप बताओगे कि लोग जो है वो ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा जो है बैठ के काम करते हैं, इस वजह से भी इश्यूज होते हैं। और जो है वो उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं करते, इस तरीके से। फिर ये आपने प्रॉब्लम बता दी, फिर आपने उसका सॉल्यूशन बता दिया कि जिम हो सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोई इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद आप मजीद इसको एक्सप्लेन करते करते आप उसको सारी चीजें जितनी भी उसमें इश्यूज आते हैं वो सारे आप जो रिसर्च आपने की हुई वो आप बताएंगे। एट द एंड आप उसको वाइंड अप करेंगे इस एक स्टेटमेंट पर कि हेल्दी लाइफस्टाइल ही आपको इन हर चीज से जो है बचा सकता है। इस तरीके से आप एक अच्छे वे में अपना अपना जो आर्टिकल या पोस्ट है उसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है इंटेंट। अब यहाँ पर इंटेंट आपका एजुकेट करना था। अगर आपका इंटेंट होता, मकसद होता कि आपका इससे रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने कोई सॉल्यूशन निकाला है, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा प्रोडक्ट, तो फिर आप उसका जिक्र करते, फिर बताते कि इतने रिव्यूज इस पे आए हैं, लोगों को फायदा हो रहा है इससे एंड वगैरह वगैरह। तो वो फिर आपका इंटेंट हो जाता कि इसको रीड करने के बाद लोग मेरा प्रोडक्ट एटलीस्ट परचेज करें, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बात एसईओ फंडामेंटल्स की। अब एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो कंटेंट आप गूगल पर अपलोड करते हो वो कंटेंट यूं ही रैंक नहीं हो जाता है, वो कंटेंट रैंक होता है एसईओ के साथ।
अब आपको इसमें ये नहीं है कि आपको एसईओ भी सीखनी पड़ेगी बाकायदा, नहीं। आपको इसमें सिर्फ ऑन पेज एसईओ सीखनी होगी। उसमें आपको ये देखना होगा कि आप अपने कंटेंट को जो है वो किस तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकते हो। एक तो ये है कि वो उसमें रिसर्च अच्छी हुई हो, कोई मिस्टेक्स आपके कंटेंट में नहीं हो, आपकी सारी मालूमात ऑथेंटिक हो। और इसके बाद आपने कीवर्ड्स जो है वो अपने आर्टिकल में जो है वो ऐड करने होते हैं, ब्लॉग में ऐड करने होते हैं थ्रू आउट द आर्टिकल, जो आपके कंटेंट को रैंक करता है। इसमें हेडिंग्स का, फॉर्मेटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो आप जब ऐसे फंडामेंटल्स जो है वो सीखोगे तो आपको वो समझ आ जाएगी कैसे मैं एक ऐसी ऑप्टिमाइज कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो सिर्फ आपके कंटेंट, आपकी राइटिंग से ही रिलेटेड होता है। इसमें कोई टेक्निकल चीज आपने नहीं सीखनी होती। इसके बाद आ जाता है स्टोरी टेलिंग। ये एक स्किल है जिसमें आप अपनी बात से एक बात निकालते हो और उसको जो है वो लोग उससे एंगेज रहते हैं। अब जैसे ये वर्कशॉप हो रही है तो हर एक टॉपिक जो है अगले टॉपिक से रिलेटेड है और उससे कनेक्टेड है। तो ये एक लिंक में जो है वो चल रही है चीज, तो ये भी इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज की तरफ जो है वो आ रहे हैं। इसके बाद आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने अपनी स्किल इंप्रूव करनी है। and आपको अपने लिए जो है इस काम को सीखने के लिए और प्रॉपर इसको स्किल जो है बनाने के लिए और ऑफर करने के लिए आपको इस पे टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं द बिगिनर फ्रेंडली राइटिंग रोड मैप। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने आर्टिकल को, अपनी पोस्ट को फॉर्मेट कैसे करना है। ठीक है। इसमें ये होता है कि जैसे अगर हम सोशल मीडिया कंटेंट की ही बात कर रहे हैं तो एफबी पर जो कंटेंट लिखा हुआ होता है उसकी फॉर्मेटिंग अलग है, इंस्टाग्राम की अलग है और लिंक्डइन की भी अलग है। ठीक है। तो एफबी पर हम लॉन्ग फॉर्म भी कंटेंट लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जरा मीडियम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, और लिंक्डइन पे और भी जो है वो चॉप चॉप जो है करके हम लिखते हैं, जैसे इन जस्ट फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। राइट। तो ये आपको ये जरूर सीखना है कि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसकी क्या फॉर्मेटिंग है, सोशल मीडिया कॉपीज लिख रहे हैं तो उसकी क्या फॉर्मेटिंग है, जो कि ज्यादा ऑडियंस के लिए एंगेजिंग साबित हो सकती है। इसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो रोजाना करनी होगी। आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा, जो भी आप राइटिंग टाइप अपनी चूज करें उसके लिए आपको पोर्टफोलियो लाजमी बनाना होगा। उसके बाद आ जाता है सोशल प्रूफ, कि आप अपनी अपनी जो जर्नी है, जैसे आज से आपने स्टार्ट किया एज राइटर वो करना, तो वो फिर आप अपनी सोशल मीडिया पे उस पर बात करें, उसको शेयर करें। ठीक है। इसके बाद अगला काम, ऑफ कोर्स आपने स्किल सीख ली, पोर्टफोलियो बना लिया। अगला काम ये है कि आपने क्लाइंट्स के साथ करनी है बिस्मिल्लाह और क्लाइंट हंटिंग की तरफ आना है। अब उसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आपकी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी आप जाके काम कर सकते हैं। राइट। इसके बाद आ जाते हैं कि हाउ टू राइट अ गुड ब्लॉग। एक अच्छा ब्लॉग, एक अच्छा आर्टिकल जो है वो कैसे होता है। उसमें सबसे पहले आ जाती है हुक। हुक का मतलब होता है एक एक सवाल, एक ऐसी बात स्टार्ट में ही कर देना जो ऑडियंस को मजबूर कर दे जो है आगे मजीद रीड करने पर। उसके बाद एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो आपकी बात को मजीद एक्सप्लेन कर दे, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद मेन बॉडी, एग्जांपल्स, उसके टिप्स, उसके सॉल्यूशन। अभी जैसे कि मैंने ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन की थी ये चीज कि एक उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वही चीज है कंक्लूजन। उसके बाद आ गया, उसके बाद आ गया सीटीए, कॉल टू एक्शन, कि जिसमें आप कहते हो कि मुझे फॉलो कर लो, या फिर अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप कहते हो कि प्रोडक्ट परचेज करने का लिंक ये रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपके शॉर्ट पैराग्राफ हो, सिंपल लैंग्वेज हो, और रिसर्च आपने अच्छी जो है वो की हो। अब बहुत सारे को लगता है कि अगर हम राइटर बन रहे हैं तो हमारा काम है कि हम बहुत जो है वो अच्छे और भारे अल्फाज का इस्तेमाल करना, तो फिर हम अच्छे राइटर बनेंगे। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखें ना, तो वो बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं और इडियम्स वगैरह, फ्रेसेस वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अच्छी राइटिंग वो होती है जो हर एक बंदे को समझ आ जाए, चाहे उसका बैकग्राउंड हो या ना हो, चाहे वो बंदा टेक्निकल हो
या ना हो। तो सिंपल सादा जुबान में सामने वाले बंदे को अपनी बात समझा देना ही एक अच्छी राइटिंग होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीजें करते हैं जो हमारे लिए एक हर्डल बन जाती हैं, एक मिस्टेक हमारी वो होती है। सबसे जो है बुरी चीज है वो है कि आप कंटेंट जो है वो चोरी कर लेते हो। आप अपना किसी और का कंटेंट आप कॉपी कर लेते हो। अगर आपको क्लाइंट ने कहा है कि इस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख कर दें, और आप जब गूगल पर जाते हैं, उस पे रिसर्च करते हैं, वही जो है उसी का आर्टिकल इंटरनेट से उठा के क्लाइंट को भेज देते हैं, और ये हो जाती है कॉपी। अब होता ये है कि आपका कंटेंट जो इंटरनेट पर ऑलरेडी पब्लिश है, तो वो पब्लिश है, वो आपने जब वहीं से उठा के जो है वो दे दिया एज इट इज क्लाइंट को, तो क्लाइंट जो है वो उसको चेक करेगा, तो उसमें प्लेजरिज्म आ जाएगा। प्लेजरिज्म जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है। ठीक है। तो जब ये प्लेजरिज्म आ जाता है तो आपकी सारी मेहनत जो आपने कॉपी करने में लगाई है वो जाया हो जाती है, और ये अनएथिकल है, ये गैर इखलाकी है। ठीक है। आपने रिसर्च करनी है हर एक आर्टिकल से, लेकिन रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप एक आर्टिकल लें और वो कॉपी पेस्ट कर दें। फिर लोग ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने खुद लिखा है, जबकि उन्होंने एआई से लिखवाया होता है। एआई का कंटेंट ह्यूमन कंटेंट नहीं होता। लिखना आपने आपने खुद है अपने हाथों से। ठीक है। आपकी अपनी रिसर्च हो, आपका अपना कंटेंट हो, तो ही वो आपका अपना है। एआई का कंटेंट बेशक आपने उसे कमांड्स देकर लिखवाया है, लेकिन वो आपका नहीं है, वो एआई का है। इंटरनेट से लिया गया जो है आर्टिकल भी आपका नहीं है, इंटरनेट का है। ठीक है। इसके बाद हमें लगता है फैंसी इंग्लिश इस्तेमाल करने से या बहुत मुश्किल उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करने से हम एक अच्छे राइटर बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद अगर आपके कंटेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और ये जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे जो आपने कैप्शन लिखने हैं, वो आपने फॉलो नहीं की हुई, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। उसके बाद लिखना रिसर्च किए बगैर, अपनी जो आपके पास एक टॉपिक पर आपको लगता है कि मेरे पास नॉलेज है एंड इट इज इनफ, और मैं इस पर आर्टिकल लिख देती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो नॉलेज है वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपको रिसर्च करने की जरूरत है। आप जितने उसको रिसर्च करेंगे, जितने उसमें रेफरेंसेस ऐड करेंगी, उतने ही आपको कंटेंट जो है उसकी जो वैल्यू है ना, वो बढ़ेगी। उसके बाद प्रूफ रीडिंग के बगैर अपने कंटेंट को है जो है क्लाइंट को भेज देना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। होता यूं है कि जब हम एक आर्टिकल या एक कंटेंट लिख लेते हैं, तो हमने बिकॉज अभी अभी लिखा है, तो हमें लगता है कि ओ इतना आलिशान हमने लिख दिया, बस इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, ये पकड़ा और फटाफट क्लाइंट को पकड़ा दी। क्लाइंट हमारे वापस हमें भेज देता है कि देखो इसमें ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। वो होता इसलिए यूं है क्योंकि अभी हम इनने लिखा होता है, हमारा दिमाग थक चुका होता है, और हमको लगता है कि ये परफेक्ट पीस है, और इसमें किसी मजीद एडिटिंग की या प्रूफ रीडिंग की जरूरत नहीं है। एक बड़े से बड़ा राइटर भी है, तो भी वो एडिटिंग प्रूफ रीडिंग के बगैर अपना काम आगे पब्लिश नहीं करवाता, आगे किसी को नहीं भेजता, क्लाइंट को नहीं भेजता। एडिटिंग का असूल ये है, प्रूफ रीडिंग का असूल ये है कि आज आपने कंटेंट लिखा है, आपने कल उसे प्रूफ रीड करना है फ्रेश माइंड के साथ सुबह, और फिर आपने उसे भेजना, यानी कि उसी वक्त ही प्रूफ रीड एडिटिंग करने आपने नहीं भेजना। या आपने कंटेंट लिखा है दूसरे राइटर को भेज दें, उससे करवाएं एडिटिंग प्रूफ रीडिंग, और फिर आप उसको एक फाइनल फॉर्म में लेकर आने के बाद आप उसको आगे आगे भेज दें। इसके बाद आपको लगता है अगर कि मैं बहुत ओवर थिंक भी करते हैं, अगर अच्छा भी है फिर भी कहते हैं कि नहीं अभी अच्छा नहीं है, ओवर थिंकिंग से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इससे बेहतर ये है किसी राइटर के साथ डिस्कस कर लें अपना काम, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और प्रैक्टिस बहुत जो है करने की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस जो है वो नहीं छोड़नी होती। ठीक है जी। इसके बाद राइटिंग के लिए जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनके लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे ग्रामरली, हेमिंगवे, और इसके बाद हमारा डॉक्स आ गया जिसपे हम सारा अपना कंटेंट लिखते हैं। ऊबर सजेस्ट आ गया, चैट जीपीटी फॉर आइडियाज एंड आउटलाइन। आइडियाज और आउटलाइन की हद तक हम एआई का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, कोई मजायका नहीं है।
लेकिन वो सारा सारा कंटेंट उससे लिखवाना इट इज अनएथिकल। ठीक है जी। अब हमारी फाइनल जो है वो है डिस्कशन, वो ये है कि राइटिंग जो है वो आप, एक तो आपकी आदत भी होती है, और उस आदत को अगर आप कैरी कर लो तो वो आपकी आपके जरिए मुआश भी बन सकता है, उसमें इतनी पावर है। अगर आप जो है 10 मिनट भी आप रोजाना लिखते हैं तो आपकी राइटिंग जो है वो अगले 30 दिनों में इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर इससे भी ज्यादा टाइम देते हैं तो फिर तो और भी अच्छी बात है। अगर आप आज स्टार्ट कर लेते हैं तो अगले 30 दिनों में आप ये देखेंगे कि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हुई है, और आप इसको इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग में एज अ स्किल भी आप इंशाल्लाह ऑफर करने लगेंगे। तो ये थी आज की हमारी वर्कशॉप। एंड अगर आप लोगों के सवालात हैं सो आई एम ओपन टू इट, प्लीज आस्क। जी, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, किसी का सवाल हो तो हैंड रेज़ भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उर्दू टूल्स के लिए हसीब ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं टूल्स। ठीक है। वो इसकी वजह ये है कि उर्दू में एक तो ये है कि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनली काम होता है इंग्लिश में। तो ऐसा उर्दू टूल्स नहीं है, एक दूसरे में इंसान को रिलाई करना पड़ता है। एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि उर्दू जो है कंटेंट होता है जो उसमें इतनी इतनी चीजों की जरूरत होती नहीं है, इतनी कोई मिस्टेक्स नहीं होती, कोई प्लेजरिज्म का भी मसला नहीं होता क्योंकि बहुत कम ही वेबसाइट्स हैं उर्दू पर जो हैं तो वो अच्छी हैं। तो टूल्स ऐसा नहीं है उर्दू कंटेंट के लिए, मेरे इल्म में तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है और आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी सबको कि आप उर्दू की बजाय आप इंग्लिश राइटिंग की तरफ आए। इंग्लिश राइटिंग की तरफ आएंगे तो आप नेशनली जो है वो ऑफर, इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकेंगे, ज्यादा लोगों के साथ काम कर सकेंगे। ठीक है। वेबसाइट्स भी बता दें, वेबसाइट्स किस हवाले से बता दूं? रिसर्च के हवाले से, अच्छा। अच्छा, ऐसा होता है कि रिसर्च जो करनी होती है ना वो एक खास टॉपिक पे, सपोज आप कर रहे हो हेल्थ नीश पर, अगर आप कर रहे हो तो आपके पास ना आर्टिकल्स आ जाते हैं। आपको जो भी टॉपिक है आप उस टॉपिक को लिखेंगे। उस टॉपिक को लिखने के बाद आपके सामने कोई जो है 8 से 12 ब्लॉग्स जो हैं वो सामने शो हो रहे होंगे। उन ब्लॉग्स को के सामने शो होने का मतलब ये है कि वो कंटेंट अच्छा है और एसईओ ऑप्टिमाइज है, और उसको गूगल ने भी रैंक किया हुआ है उस टॉपिक के हवाले से। आप उसके सारे जो है टॉपिक्स उनको जो है उन उन 8 से 10 ब्लॉग्स को आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप उनको रीड करोगे। ठीक है। इसके अलावा उनको रीड करने में ही आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन उन 8 से 10 आर्टिकल्स में ही आपको अव्वल तो मिल जाएगी। वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आपको आपके टॉपिक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मजीद आपको एआई भी इसमें हेल्प कर देगा। आपने जो भी टॉपिक जो है रिसर्च करना है उसमें जो है आप एआई से भी हेल्प ले सकते हो। अच्छा, एवरी राइटिंग इज अ कैरियर, बाय राइटिंग इज अ, आयशा कह रही हैं कि वाई राइटिंग इज अ कैरियर, एवरी ब्रांड बिजनेस नीड्स अ कंटेंट। अच्छा रुके, स्लाइड्स जो है मैं से आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद आगे ये लिखा हुआ था राइटर्स जो है वो अर्न कर सकते हैं ग्लोबली,
और उसके बाद हमने कहा था कि इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल है और आप मुस्तकिल मिजाजी से इस पे काम करते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर है, ये लिखा हुआ था उस पे। अच्छा, ये जो वेबसाइट्स मैंने बताई हैं वो मैं स्क्रीन शेयर हो ही रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ पे ये दो ऐप्स हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे गूगल पर जाना है एंड टाइप योर टॉपिक। उस पे जो आगे रैंक हो रहे हैं आर्टिकल्स, उनको आपने रीड करना है। और उसी में से ही आपको जो है ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि 70% इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। ठीक है, मजीद एक्सप्लोर करेंगे आप इन दो प्लेटफॉर्म्स पे जो मैंने ऊपर अर्ज कर दिए हैं। और इसके बाद यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी एंड 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 जेमिनी एंड बिंग। ठीक है, मजीद आप जो है याहू पे भी आप सर्च कर सकते हो और डक डक गो पे भी, ये भी आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या राइट, ये मैंने लिख दी है आप सबके सामने, आप इसमें से फिर इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। तहरीर में के हद तक गहरे अल्फाज और मर्कबात इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, अगर आप ये पूछ रहे हैं करने चाहिए या वैसे आप कह रहे हैं, खैर दोनों में मैं जो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखिए, जो अच्छी राइटिंग होती है वो चाहे इंग्लिश है या चाहे उर्दू है, अगर आपकी बात कन्वे ही नहीं हो रही, अगर अगले को समझ ही नहीं आ रही, तो फिर उसका कोई मकसद नहीं है। वो अपनी वैल्यू, वो बेशक जितना अच्छा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि हर हर बंदा जो है उसको ना समझ पा रहा है ना उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। अब जैसे मैंने ये वर्कशॉप दिया, अगर मैं इसको सारा इंग्लिश में कर देती, ये सारा बहुत मुश्किल उर्दू जुबान का इस्तेमाल करके कर देती, तो यहाँ पे 34 लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने वक्त निकाल के आए हैं, और उनको अगर समझ ही नहीं आती तो इस वर्कशॉप का मकसद जो है वो जीरो हो जाता, चाहे मैं बोलती रहती इस पे, राइट। तो इस वजह से जो अब हम लिखते हैं तब भी उसका मकसद यही होता है कि अगले को, सामने वाला जो बंदा रीड कर रहा है, उसका वक्त जाया ना हो, उसे वैल्यू मिले। वो अगर आपको ब्लॉग पढ़ रहा है तो उसकी जो मसला है, जिस मकसद के लिए वो उसने ब्लॉग आपको निकाल के पढ़ा है, आपको कंटेंट पढ़ रहा है, तो उसको उससे अ, फायदा हासिल हो। ठीक है, उसका वक्त जाया ना हो और उसको समझ आ जाए बात। इसलिए आसान साफ जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, लिखने में भी और बात करने में भी। जजाकल्ला। ठीक है, रियासत और सेहत आमा तालीमात नबिया की रोशनी में, ये मेरा उन्वान है, कोई बुक्स रिकमेंड कर सकती हैं? मैं नहीं कर सकती इस हवाले से आपकी हेल्प, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में एज अ उर्दू कंटेंट राइटर स्टार्ट किया था, जब 2020 में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। एक साल मैंने जो है एज अ राइटर काम किया उर्दू राइटिंग में। ठीक है, तो उसमें मैं लिखती थी आर्टिकल्स, मैं स्क्रिप्टिंग जो है वो करती थी यूट्यूब वीडियोस की। तो किताब के हवाले से अगर कोई बात है तो वो मेरे इल्म में नहीं है। मजीद जो है वो हफीज साहब आपकी इसमें हेल्प जरूर कर देंगे। ठीक है। जी, मैंने यहाँ अपना नंबर मेंशन कर दिया है, आप पर्सनल रब्ता कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपसे टॉपिक से रिलेटेड बातचीत कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बेहतर हो गया। जी, मज़ीद किसी का कोई सवाल हो तो उसको शामिल कर सकते हैं, नहीं तो इख्तिताम की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, मुझे बताइएगा कि आप सब में से कोई
राइटिंग कर रहा है एज अ फ्रीलांसर, उर्दू में या इंग्लिश में? फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी का सवाल हो तो भी आप कर सकते हैं। बस यहाँ सब लोग आर्टिकल राइटर हैं, अच्छा न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, वेबसाइट्स में लिखते हैं। बल्कि अच्छा अच्छा। ऐसे राइटर्स भी हैं जो इंटरनेशनली लिखते हैं, पड़ोसी ममालिक के अखबारात में भी उनके आर्टिकल्स शाये होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बुक राइटर हैं, उनमें हमारी हाँ बहनें जी भी हैं, बच्चियां भी हैं। लेकिन हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह। इस फील्ड में आने का प्लान है इंशाल्लाह फ्यूचर में, स्क्रिप्ट हम्म, राइटर इंशाल्लाह। बिल्कुल आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अभी भी जो आप सब काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। बहुत उर्दू शुक्रिया। राइटिंग में आप अपना नाम बना रहे हैं। उर्दू राइटर्स हैं सारे या इंग्लिश राइटर्स भी साथ में हैं? तकरीबन ज़्यादा उर्दू राइटर हैं, और लेकिन चंद एक हमारे पास फीमेल राइटर्स हैं, वो इंग्लिश राइटिंग भी करती हैं, और दो तीन अरबी राइटर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कोशिश होती है कि सब प्लेटफॉर्म्स पे अपनी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी हमारी कोशिश। हमारी जो खवातीन विंग की प्रेसिडेंट हैं अनिला अफजाल एडवोकेट साहिबा, उनका 26 ईयर एक्सपीरियंस है लाहौर हाई कोर्ट का। माशाल्लाह। और वो डबल एम ए इंग्लिश हैं, तो वो खुद भी इंग्लिश में राइटिंग करती हैं, उनके बच्चे भी करते हैं, और उनके अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। बस आज वो असल में पहली क्लास तो ज्वाइन की थी उन्होंने, लेकिन वो दूसरी क्लास जो हमारी हुई उसमें वो ज्वाइन नहीं कर पाई, नहीं तो वो आपसे फेस टू फेस भी बातचीत कर लेती। है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब तो आपसे कनेक्टेड हो गई हूँ मैं, तो इंशाल्लाह बात होती इंशाल्लाह, रहेगी सबसे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वॉइस इज ब्रेकिंग मरियम, हो सकता है आपकी तरफ इंटरनेट का इशू हो। अगर इंटरनेट का, अगर आप लोगों को आवाज बीच में सही नहीं आई तो रिकॉर्डिंग है इस इंशाल्लाह, लेक्चर की, तो आप बाद में जो है वो जरूर देख सकेंगे और उस रिकॉर्डिंग में आवाज आपको बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह, आप जरूर इंशाल्लाह। देख लीजिएगा। मजीद किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी, ख़वातीन और हज़रात, किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज़ भी कर सकते हैं, और माइक भी ओपन करके पूछ सकते हैं, और वॉइस में अपना चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सब ऑप्शंस मौजूद हैं, किसी का कोई सवाल हो स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ या कंटेंट राइटिंग के लिए, तो इंशाल्लाह उसको हम शामिल करेंगे जवाब। असल में इस फील्ड में है नहीं ना लोग, तो इसलिए उनको अंदाज़ा भी नहीं है। ये जो आए हैं, एक दो तहरीरें लिखी हैं, मज़ीद रहनुमाई इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, लेकिन आज की क्लास के मुतालिक सवाल करें। दूसरा सवाल आया जी, स्क्रिप्ट लिखने की इब्तिदा कैसे की जाए यूट्यूब वीडियोस के लिए। जी ठीक है। हाफिज साहब, आपकी तरफ से कोई डिस्टॉर्शन सी आ रही है, जरा आप उसको जरा ठीक कीजिएगा। जी ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, स्क्रिप्ट लिखने की इब्तिदा जो है वो होती है रिसर्च से, एक चीज। दूसरी चीज होती है, अगर अच्छी वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी है ना, तो उसी टॉपिक पे आप वीडियो सर्च करें। ठीक है। और वो वीडियोस देखें कि उसमें जो है वो क्या बात की गई, किस अंदाज से बात की गई, कैसे कन्वे किया गया, और उस पे कितने व्यूज आए हैं, और किस किस अंदाज में वो लिखी गई है। ये दो जो चीजें आप कर लेंगे, आपका आधा काम हो जाएगा। हमें ये होता है कि हम सारा कुछ खुद ही करें। जब मैं भी करती थी तो स्क्रिप्टिंग करती थी, तो मैं भी ये गलती करती थी कि मैं ना कहती थी कि मैं सारा खुद लिखूंगी, किसी का नहीं देखूंगी कि वो क्या बोल रहे हैं या उन्होंने और लोगों ने कैसे उस पर काम किया। वो लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें ना जो काम ऑलरेडी हुआ हुआ है, जो आपने स्क्रिप्ट लिखनी है, वो ऑलरेडी उस पे भी 10 वीडियोस जो है वो पड़ी है। ठीक है। और वो हमारे लिए ही पड़ी है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, उन पे बात होती रहती है। तो हमने कोई कोई ऐसी अनोखी बात नहीं करनी होती। तो हमें देखना चाहिए कि और लोग जो है वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है और पता चल जाता है कि कैसे करने। तो ये जो दो चीजें हैं ना, वो आपने जरूर करनी है। एक चीज ये है कि उस टॉपिक के हवाले से रिसर्च करनी है गूगल पर, और जो मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए हैं उस पर।
उसके बाद आपने जो है और लोगों की यूट्यूब वीडियोस उस टॉपिक पर देख लेनी है। जब आप देख लोगे तो आपको एक तो उस टॉपिक के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। और आप जो है उसको फिर जब आपको वो खुद समझ आ गया टॉपिक, आपको आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उसके बाद उस पे लिखना आपके लिए बहुत आसान काम है। ठीक है, तो रिसर्च कर ली हमने, हमने यूट्यूब वीडियोस देख ली, उसके बाद बारी आ जाती है हुक की, कि एक ऐसी बात जो कि ऐसी अनोखी सी बात हो या इस एंगल से लिखी गई हो कि लोगों को या तो हैरान कर दे, या लोग जो है वो सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या फिर वो सोचे कि अच्छा ऐसा हुआ था, आगे क्या हुआ। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हुक कर लेना। उसके बाद आप लेयर बाय लेयर, हर एक पैराग्राफ आपका एंड हो एक वीडियो लिखते हो, और फिर इसको एंड भी आपने अच्छे तरीके से करना होता है कि ताकि व्यूज जो है वो ड्रॉप ना हो जाए एंड पे। एंड आपका जानदार होना चाहिए उस टॉपिक पे, कि जब वो बंदा वीडियो कंप्लीट देख ले, ऑडियंस जब वीडियो पूरी देख ले, तो उनको समझ आ जाए उस वीडियो का मकसद, और वो समझ जाए कि उस वीडियो को जब वो एंड करें तो उनके दिमाग में वो टॉपिक क्लियर हो जाए। अब ये मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि कोई ऐसी वीडियो है जो एजुकेशन पर्पस की है। अगर एंटरटेनमेंट की है तो उसमें अगर हम लिखेंगे तो जाहिर है कि उसके लिए इब्तिदा मुख्तलिफ होगी। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें मजाया बातें आ जाती हैं, मजाया अंदाज से बात करना आ जाता है। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं जो रोजमर्रा के हों, जो अजीब ना लगे, ऐसी बातें जो होती हैं। जैसे एंटरटेनमेंट वीडियोस होती हैं तो उससे हम रिलेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो जो वीडियोस होती है ना, वो हम उनसे रिलेट कर पाते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जो हमारे आसपास हो रही होती है या हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो वो फिर हम उसको रिलेट जब कर पाते हैं तो वो जो स्क्रिप्टिंग होती है वो स्ट्रांग हो जाती है और लोग उसको मुकम्मल देखते हैं। कंटेंट का मतलब होता, आगे हसीब पूछ रहे हैं कि कंटेंट और आर्टिकल में क्या फर्क है या नहीं। देखिए, कंटेंट का मतलब होता है मवाद, आर्टिकल का मतलब आर्टिकल होता है। कंटेंट का मतलब होता है किसी भी तरह का मवाद, इमेज में हो, वीडियो में हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट कोई अलग चीज है, आर्टिकल कोई अलग चीज है, इनका कोई आपस में ना जोड़ ना कोई बात है ऐसी। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है कि मवाद लिखना, इंफॉर्मेशन लिखना, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, या एक राइटिंग की फॉर्म है। आर्टिकल का मतलब होता है कि एक एजुकेशनल पीस ऑफ राइटिंग है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आयशा कह रही है कि स्क्रिप्ट राइटिंग में मिस्टेक्स कौन सी हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग में देखें, जैसा कि मैंने बताया कि एक स्क्रिप्ट राइटिंग होती है एजुकेशनल के हवाले से, यानी कि उसमें हम किसी टॉपिक पर लोगों को आगाह कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो, जो आप बता रहे हैं वो बात गलत नहीं हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और ऐसा ब्लंडर है कि अगर ये हो जाए तो इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक बार स्क्रिप्ट हो गई, लिखी गई, वीडियो बन गई, अपलोड हो गई, तो उसको फिर डिलीट नहीं किया जा सकता, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। तो इंफॉर्मेशन का ऑथेंटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्क्रिप्ट राइटिंग में। अगर एजुकेशनल कंटेंट है, और अगर जो है वो ऐसी राइटिंग है जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग में अगर कोई मजाहिया बात है, तो वो ऑफ कोर्स ऐसा है कि वो अखलाकियात के मुताबिक हो, कोई ऐसी बात ना हो जो सामने वाले लोग हैं वो सुन ना सकें, या जो है किसी किस्म की दिल आजारी हो, इस तरीके की चीज ना हो। आपकी अगर आपका काम जो है ऑथेंटिक है, राइट है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो बस इस चीज को आपने इंश्योर करना होता है कि हाँ जो मैं लिख रही हूँ वो गलत नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट लिखना है, जैसे सपोज आप कोई हदीस लिख रहे हैं, कोई हवाला जात लिख रहे हैं, तो उसका या कोई ऐसी मेडिकल से रिलेटेड आपने कोई बात की है, तो उसका रेफरेंस ऐड करना, रेफरेंस नंबर, रिसर्च पेपर, वो चीजें ऐड करना, लिंक करना बहुत जरूरी है, ताकि उस बात की तस्दीक हो सके कि जो बात लिखी गई है वो ऑथेंटिक है, और क्रॉस चेक भी हो जाए।
और इसके अलावा जो मिस्टेक्स होती है स्क्रिप्ट राइटिंग में वो ये होती हैं कि आपका जो आपकी जो स्क्रिप्ट होती है वो उसमें तसलसल नहीं होता। अगर तसलसल नहीं है तो वो उस तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगा, उस तरीके से आप जो भी बंदा है उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है वो उसको उस अंदाज में बात नहीं कर पाएगा। तो वो भी आपका मैसेज जो है वो सही नहीं जाएगा, उसका आपको आपके क्लाइंट को या आपको फायदा नहीं होगा। तो स्क्रिप्ट में तसलसल होना बहुत जरूरी है, और स्क्रिप्ट में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जरूरी है जो कि आम जुबान में इस्तेमाल होते हों। अब जैसे कि अगर हम अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत मुश्किल अल्फाज लिख देंगे तो वो फिर जब सामने वाला बात करेगा तो वो बहुत ही जो है बनावटी आर्टिफिशियल सा लगेगा। ठीक है, तो इसका आसान हल ये होता है कि जब भी आपने कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, वो चाहे वो जो भी हो, जिस भी टॉपिक पर हो, उसको ऊंचा रीड करके, पढ़ के, आप जब उसको ये देखेंगे तो आप खुद ही मिस्टेक्स नजर आने लग जाएंगी। कि बिकॉज जो लिखना होता है वो अलहदा होता है, कि कोई चीज है, कोई किताब है, वो हम या आर्टिकल है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब स्क्रिप्टिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि सामने वाले ने वो बोलनी होती है। ठीक है, तो वो बोलने वाली जो है वो अंदाजे बयान जो है, गुफ्तगू जो है, वो अलहदा होता है। तो वो फिर ऐसे वर्ड्स ना लिखो बहुत मुश्किल जैसे अल्फाज जो कि आम जुबान में इस्तेमाल ही नहीं होते, तो वो फिर अगर हम लिख देंगे तो वो आर्टिफिशियल लगेगा। इसलिए आप जो भी स्क्रिप्ट करो, लिखो तो उसको पहले आप रीड कर लो। रीड करोगे तो पता चल जाएगा कि ये अल्फाज जो है वो बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है सेंटेंस के फ्लो में। तो वो जो फ्लो है ना, वो भी ठीक करना स्क्रिप्ट राइटर का काम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि एट रिसर्च लेवल व्हाट वी हैव टू डू। रिसर्च लेवल का मतलब यह है कि आपने यही करना होता है कि उस टॉपिक पर आप सारी रिसर्च कर लें, जो मैंने प्लेटफॉर्म्स आपको बताए हैं उन सारे से गो थ्रू कर लें और मजीद उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। यानी कि जब आप रीड करें तो उस टॉपिक के हर एक पॉइंट को आपने जो है वो उस पर बात की हो, उसको टच किया हो। ठीक है, कि ये भी हो सकता है। अब जैसे कि मैं आपको चीजें बता रही हूँ तो मैं हर पॉसिबल चीज बता रही हूँ ना। यही चीज होती है कि जब आप लिखते भी हो तो आप रिसर्च में भी हर एक पॉसिबल चीज जो उस टॉपिक से कनेक्टेड है और जरूरी भी है उसको आप लिखते हो। ऐसा भी नहीं है कि हर एक चीज ही आप जो है वो उसमें लिख दो, हालांकि अगर वो इतनी भी जरूरी नहीं थी मेंशन करनी। वो आप रिसर्च जब करोगे तो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो रिपीट हो रही होंगी। वो जो ये भी एक निशानी है कि जो बात इंपॉर्टेंट होती है वो उस टॉपिक के हर एक आर्टिकल, जितने भी आप आर्टिकल्स ओपन करके रीड करोगे ना, उनमें वो रिपीट हो रही होगी। तो जो रिपीट हो रही है इसका मतलब है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको तो स्किप ही नहीं करना। तो वो चीज आपने सारी कलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने मजीद प्लेटफॉर्म से सर्च कर लिया, तो फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग, अच्छा, वेल रिसर्च्ड आर्टिकल या आपका कंटेंट, पीस ऑफ राइटिंग जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आयशा बशीर कहती हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग में वॉइस ओवर भी शामिल है या कंटेंट को कन्वे करना स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग में वॉइस ओवर शामिल नहीं है, ये एक अलहदा स्किल है। लेकिन स्क्रिप्ट इस अंदाज में लिखी हो कि वॉइस ओवर हो सके, और उसमें कोई जो है स्क्रिप्ट जो है वो रीड करते वक्त वो अटपटी सी या वेयर्ड ना लगे, तो वो फिर ये काम आपका है। ठीक है, कि स्क्रिप्ट ऐसी लिखी हो जैसे आम जुबान में लिखी हुई हो, उसमें एक फ्लो हो, बात करने में रवानगी हो। ठीक है। अच्छा, फिर आयशा पूछ रही हैं कि हाउ कैन द रिसर्चर्स और राइटर ensure the originality of their work and avoid plagiarism when submitting an article for publication at any level। तो सबसे आम और आसान जो है वो चीज ये है कि आप एआई का इस्तेमाल करो ही नहीं। यानी कि आपने कोई जो है वो एआई का वर्ड जो है वो इस्तेमाल एज सच नहीं करना। या एआई की कोई चीज, कोई लिखा हुआ कोई सेंटेंस, कोई दो सेंटेंस, कोई पैराग्राफ उठा के अपने पीस में, अपने पीस ऑफ राइटिंग में नहीं ऐड करना, तो प्लेजरिज्म नहीं हो जा होगा। दूसरी तरीका जो जो दूसरी चीज है वो ये है कि बाजू का ऐसा होता है कि आपने कंटेंट खुद ही लिखा होता है, लेकिन जो एआई टूल से जब वो चेक होता है तो वो, या प्लेजरिज्म टूल से चेक होता है, तो वो शो करा देता है कि ये एआई ने लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिखा हुआ है। वो इसलिए होता है कि जैसे एआई लिखता है ना रोबोटिक सा,
तो हम भी बाजू का आज ऐसे बच्चे जो अभी सीख रहे हैं लिखना, तो वो भी ऐसे ही असल में लिख देते हैं। रोबोटिक्स, उनको पता नहीं होता फ्लो क्या है, रीडेबिलिटी क्या है, और अपने कंटेंट को कैसे जो है वो इस तरीके से लिखना है कि वो रोबोटिक ना लगे। तो वो जैसे उसमें ये जो मिस्टेक है ये आपकी दूर होगी प्रैक्टिस के साथ। जितना आप लिखोगे आपकी राइटिंग मसल जो है वो स्ट्रांग होगा, और फिर आपकी जो आप लिखोगे उसमें फ्लो आएगा। जो एआई लिखता है उसमें वो फ्लो नहीं होता, और वो उसमें इमोशन नहीं होता। जब वो इमोशन नहीं होता कंटेंट में, या कोई ऐसी बात नहीं होती जो इंसानी जिंदगी में होती है, रिलेटेबल नहीं होती, आम अल्फाज में कहूँ कि तो फिर जो है वो लगता है कि वो एआई ने लिखा है। तो आपके कंटेंट में इमोशन जो है उसका होना जरूरी है, कोई एहसास की बात उसमें होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, आप कहती हैं आयशा कि मैम आपसे कांटेक्ट कांटेक्ट कैसे करें इफ यू वांट गाइडलाइंस फ्रॉम यू। आप हबीब साहब से राब्ता कर लीजिएगा इस हवाले से। वैसे मैं ग्रुप में भी हूँ, तो मैं जो भी आपके सवालात होंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगी इंशाल्लाह। बस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वैसे तो ओपन रहता है, लेकिन हालिया दिनों सिर्फ वर्कशॉप की वजह से हमने उसमें प्राइवेसी लगाई हुई है, ताकि सही। क्लास पे सबका फोकस रहे। सही सही। जी, मजीद किसी का कोई सवाल? मेरे ख्याल एंड करते हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस टॉपिक को क्लियर किया हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला चलेगा, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो अल्लाह ताला आपकी इंशाल्लाह। कविशों को कबूल फरमाए और हाँ। आपको सेहत और सलामती की ज़िंदगी दे। बहुत ये शुक्रिया। बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।